Hello everyone. Today with the help of this video I will discuss some features of histamine, uh, how histamine works, how it is secreted and where it acts. So today I will discuss various parameters of histamine, its introduction, its function and the problems associated with histamine and antihistaminic drugs. So first of all, I would like to give you a brief introduction about histamine. Histamine, as you, if you dissect the word histamine, it is made up of hista, that is tissue, and amines, that is tissue amine. These are some tissue amines which are called as antihistamine. अगर हम बात करें कि कुछ इंसेक्ट होते हैं, जो इंसेक्ट का बाइट होता है, इंसेक्ट का बाइट जब इंसेक्ट काटता है तो उसमें आपने जलन होती है, इरिटेशन होती है और कभी कभी रेडनेस होती है. सो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? ये सब हिस्टामीन से होती हैं, क्योंकि उसके पॉइज़न में जो इंसेक्ट पॉइज़न में प्रेजेंट होता है हिस्टामीन, और वो हिस्टामीन आपकी बॉडी के साथ इंटरेक्शन करने के बाद आपको इरिटेशन या इचिंग या इस टाइप की प्रॉब्लम्स कॉज करता है, स्टार्ट कर देता है. ठीक है. अब इसके लिए क्या होता है, सिर्फ वहीं से नहीं, हमारी बॉडी में खुद भी ऐसे रिस्पॉन्स हैं, जैसे कि पॉलेंस के लिए रिस्पॉन्स हैं, जैसे कि कुछ एलर्जीज़ होती हैं, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं किसी पर्टिकुलर स्मोक के लिए या फिर डस्ट के लिए, पॉलन के लिए. कुछ लोग धान वगैरह के पास जब पहुंचते हैं खेतों में तो उनको एलर्जी होना शुरू हो जाती है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन टिश्यू अमीन से होती है. डिस्कवरी ऑफ हिस्टामीन इन 1910 to 1911 बाय हेनरी डेल एंड पैट्रिक, एंड Laidlaw identified and described the properties of histamine from histose, that is tissue, with an amine constituents. अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा हिस्टामीन इज़. अब केमिकली जब बात करते हैं हिस्टामीन क्या है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकली एक्टिव एमीन हैविंग अ फार्मूला C5H9N3 found in plant and animal tissue and released from mast cells as part of allergic reactions in humans. It stimulates gastric secretion, neurotransmission and modulation. अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन मतलब स्टमक में भी इसका इन्वॉल्वमेंट होगा. ठीक है. न्यूरोट्रांसमिशन मतलब कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये न्यूरोट्रांसमीटर को भी अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन हुआ, एड्रीनेलिन हुआ, इनके एक्शन को भी ये कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब करता है. अच्छा. कॉजेस डायलेशन ऑफ कैपिलरीज़ को डायलेट कर रहा है, मतलब ब्लड कैपिलरीज़ को डायलेट भी करता है. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंकियल स्मूथ मसल, ब्रोंकाई में कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है. ब्रोंकाई जो कि आप जानते हो विंड पाइप जिसको कहते हैं, हियर इट कॉजेस कॉन्स्ट्रिक्शन. एंड डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को ये कम कर देता है. ऐसा मतलब ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी हम इन दवाइयों को देंगे. ठीक है. अब जब केमिकली स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है इसमें, इमिडाजोलिन रिंग एंड एमीन ग्रुप. तो ये जो रिंग है इसको आप देख रहे हो, इसको कहते हैं इमिडाजोलिन रिंग. दिस इज़ कॉल्ड एज इमिडाजोलिन रिंग. दिस इज़ कॉल्ड एज इमिडाजोलिन रिंग हैविंग NH2 group. So this is histamine. Structurally this is histamine. And now come to synthesis of histamine. कैसे हिस्टामीन सिंथेसाइज होता है अपनी बॉडी में? Formed from the amino acid histidine in a decarboxylation reaction with the enzyme histidine decarboxylase. अब अगर हम यहाँ देखें तो ये अमीनो एसिड है, इसको कहते हैं हिस्टिडीन. हिस्टिडीन में जो नीचे इमिडाजोल न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट है, इसके बाद CH2, देन C, NH2 और NH3, देन H एंड COO माइनस और COOH.
अगर हम इस H को उठा के इधर लगा दें तो ये NH2 और COOH दिखाई पड़ेगा हमें। बट अमीनो एसिड में प्रॉपर्टी होती है ड्यूटर आयन फॉर्म करने की, इसलिए यहाँ पर हमें आयनिक फॉर्म में दिखाया हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन उसको कहते हैं जहाँ पे CO2 का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है जिसकी प्रेजेंस में हिस्टामीन का फॉर्मेशन होता है बाय द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अपॉन हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन के डीकार्बोक्सिलेशन से बना हिस्टामीन और एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ। कहाँ होता है ये? occurs primarily in mast cell and basophils, stored or rapidly inactivated to N-methyl histamine, then methyl imidazole acetic acid and imidazole acetic acid IAA। ओके, तो 3 डेरिवेटिव हैं जिनमें कि ये स्टोर होता है। ओके, सिग्नल इन्वॉल्व इन लोकल इम्यून रिस्पॉन्स, ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर, दिस इज़ ऑल्सो अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड लोकल इम्यून रिस्पॉन्स में इसका रोल है, ये वर्क करता है। आइदर स्टोर्ड और क्विकली इनएक्टिवेटेड बाय हिस्टामीन एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एंड डाईअमीन ऑक्सीडेज। तो सो आइदर स्टोर्ड और क्विकली inactivated by histamine and methyl transferase, histamine and methyl transferase इसको deactivate कर सकता है, and diamine oxidase। ठीक है, तो ये एंजाइम ऐसे हैं that can destroy the molecule of histamine। Release of histamine from mast cell is stimulated by IgE antibodies which respond to foreign antigen in the body। Here you can see the structure of allergens which act on mast cell, and these mast cell they release histamine. These mast cell release histamine, and here you can see on the red line area here some blood vessels are there, and above the blood vessels here blocked histamine is shown here, and antihistaminic drugs are here. So these antihistamine combine with the released histamine and they neutralize this released histamine, and the reaction is subdued by this antihistaminic drug। Okay, this is overall action of allergens up to the blocked histamine। यहाँ पे एलर्जन का इन्वेजन हुआ, इसके बाद मास्ट सेल ने हिस्टामीन को रिलीज़ किया, हिस्टामीन अपना एक्शन ब्लड वेसल के थ्रू साइट पे पहुंचता और दिखाता। इससे पहले ही एंटी हिस्टामीन जो ड्रग थी इसने इसको बाइंड करके और डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये फॉरेन एंटीजन के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ये हम इसकी बात आपने इस डायग्राम से समझा। अब एलर्जिक रिएक्शंस क्या हैं? 2 टाइप की हैं, अर्ली फेज़ रिएक्शन और लेट फेज़ रिएक्शन। तो अर्ली फेज़ रिएक्शन क्या है? अकर्स विद इन मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू एन एलर्जन एंड लास्ट फॉर 30 to 90 मिनट्स। अगर कोई मधुमक्खी काट ले तो आपको थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो तुरंत वो एलर्जन जाते हैं और प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत देर तक भी ये रहता है, लेकिन 30 से 90 मिनट तक आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आफ्टर दैट बॉडीज़ इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग के बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होने की तरफ बढ़ती हैं। दर्द तो रहता है लेकिन नॉर्मल फेज़ भी कुछ टाइम बाद आता है। लेट फेज़ रिएक्शन बिगन्स 4 to 8 hours लेटर एंड कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज़। अब ये लेट फेज़ रिएक्शन क्या है? 4 से 8 घंटे बाद शुरू होती है और कई दिन तक चल सकती है, ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। अब यहाँ पे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी ये कॉज कर सकते हैं। कॉमन एलर्जिक रिएक्शन की जब बात करें, कौन कौन से कॉमन एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं या होते हैं? एलर्जिक रिएक्शंस इनको हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है स्किन कॉन्टैक्ट। जब भी कोई भी हिस्टामीन स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? देयर आर 4 वेज। पॉइजनस प्लांट, एनिमल स्क्रैचेस एंड पॉलन, नेक्स्ट इज latex। these 4 are they can directly invade the skin। next is injection, as I have given the example bee sting,
मधुमक्खी का काटना या किसी कीड़े का काटना, ये इंजेक्शन में आता है। दे जस्ट पेनिट्रेट आवर स्किन एंड दे रिलीज़ द हिस्टामीन इन आवर बॉडी। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन। यहाँ पे कोई मेडिकेशन भी हो सकती है जो हिस्टामीन के रिलीज़ को बढ़ा दे। नट्स एंड शेल फिश, ये भी कुछ ऐसी नट्स होते हैं और शेल फिश होती हैं जो कि हिस्टामीन के रिलीज़ को बढ़ा देती हैं। इनहेलेशन पॉलन की फॉर्म में जाएगा, डस्ट की फॉर्म में जाएगा, मोल्ड एंड मिल्ड्यू की फॉर्म में जाएगा, एनिमल डैंडर्स जो होते हैं उनके थ्रू भी इनहेल हो जाते हैं। अब इस तरह का जो रेडनेस है आपको हाथ पे दिखाई दे रहा है, इसको जब हम बढ़ा के देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे ब्लिस्टर टाइप के दिखते हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल्स कौन से हैं जो कि हिस्टामीन को रिलीज़ करते हैं। तो कुछ जैसे मॉर्फिन है, डी ट्यूबोक्यूराइन, ट्राइमेथोफेन, पॉलीमेक्सिन बी, सक्सिनाइल कोलिन, हाइड्रोलाजाइन, डेक्स्ट्रान, पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन पीवीपी, डिटर्जेंट्स, substances having p value up to a certain extent, bradykinin, रेडियो कंट्रास्ट मीडिया। रेडियो कंट्रास्ट मीडिया वो हैं जिनसे जब हम आप कोई अपना जैसे कि इमेजिंग कराते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन कराते हैं, जैसे कोई और इस टाइप का स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, तो वहाँ पे एक मीडिया हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, तो वो भी कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, हिस्टामीन के रिलीज़ को बढ़ा देता है। ड्रग्स इनहिबिटिंग हिस्टामीन रिलीज़, कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो कि हिस्टामीन के रिलीज़ को बढ़ाती हैं, जैसे कि बीटा-2 एगोनिस्ट, एड्रेनालिन, एफेड्रिन, आइसोप्रेनालिन, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, डाइसोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन एंड नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल भी हिस्टामीन के रिलीज़ से कनेक्शन रखता है। अब बात करें हिस्टामीन रिलीज़ एंड क्लिनिकल सिम्टम्स, तो माइल्ड कुटेनियस सिम्टम जो होंगे हिस्टामीन रिलीज़ से, इसमें होगा एरिथीमा, अर्टिकेरिया एंड और इचिंग जो कि नॉर्मली होता है। माइल्ड टू मॉडरेट में क्या आते हैं, स्किन रिएक्शंस, टैकीकार्डिया, बताइए हार्ट तक का जो रेट है वो भी चेंज किया, डिसरिथमिया और एरिथमिया, जिसमें कि बेसिकली आप डिसरिथमिया कह सकते हो। डिसरिथमिया मतलब जिसमें कि जो रिदम है हार्ट का वो चेंज हो जाता है। मॉडरेट हाइपोटेंशन, बीपी का लो हो जाना, जैसा आपने कहा कि डायलेशन कॉज करता है। माइल्ड रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि ब्रोंकाई तक ये अपना इफेक्ट दे रहा है तो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम डिस्ट्रेस हो जाती है वहाँ पर भी। सीवियर एनाफाइलेक्टिक्स क्या हैं, सीवियर हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा लो हो जाना। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, वेंट्रिकल्स में फिब्रिलेशंस स्टार्ट हो जाना। कार्डियक अरेस्ट का होना, ब्रोंकोस्पाज्म और रिस्पिरेटरी अरेस्ट, ये एक सीवियर केसेस हैं जहाँ पे हम लोग ये सिम्टम देखे जा सकते हैं कहीं भी किसी भी पेशेंट में। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स क्या हैं। तो टाइप में H1 हिस्टामीन रिसेप्टर, ठीक है, लोकेशन क्या है, स्मूथ मसल, यहाँ पे ये स्पाज्मोडिक एक्शन दिखाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इलियम एंड यूट्रस, एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियास, सलिवरी, लैक्राइमल, एंडोथीलियम, सीएनएस टिश्यू में पेन एंड इचिंग ये कॉज करते हैं। सीवीएस में फंक्शन क्या है, सीवीएस के साथ ये वेसोडाइलेशन करते हैं, हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी कॉज करते हैं। ब्रोंको रेस्पिरेटरी में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन and separation of endothelial cells responsible for hives and pain and itching due to insect sting, ठीक है। The primary receptors involved in allergic rhinitis symptom and motion sickness, यहाँ भी ये motion sickness में इफ़ेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं H2 रिसेप्टर की। H2 हिस्टामीन रिसेप्टर ये होता है लोकेटेड ऑन पेराइटल सेल्स और फाउंड ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड टू अ लेसर एक्सटेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फाउंड प्राइमरली इन द बेसोफिल एंड इन द बोन मैरो,
ये बोन मैरो में भी होगा। इट इज़ ऑल्सो फाउंड ऑन थाइमस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड कोलन। ठीक है, अब ये करता क्या है, जीआईटी में क्या करेगा, प्राइमरीली स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ाएगा। डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को कम करेगा। हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके रिलीज़ को कम कर देगा। प्लेज अ रोल इन कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस में अपना ये रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं रिसेप्टर, जो मैंने बात की कितने होते हैं ओवरऑल, 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1 और 2। अब यहाँ पे होते और भी हैं, इनको देख लें हम लोग। रिसेप्टर टाइप H1, H2, H3, H4, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। हिस्टामिन एंटागोनिस्ट दैट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन बाय आइदर ब्लॉकिंग इट्स अटैचमेंट टू हिस्टामिन रिसेप्टर्स, और या तो ये हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा या फिर इनहिबिट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज विच कैटलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हिस्टिडीन इनटू हिस्टामिन। या तो ये ब्लॉक करेगा रिसेप्टर को या फिर इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा जो कि हिस्टामिन का फॉर्मेशन करवा रहा है। तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि जो अपना अमीनो एसिड है वो भी सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की डिटेल में। फर्स्ट जनरेशन की ड्रग हैं हाईली सेडेटिव, डाइमेनहाइड्रेट, डाइफेनहाइड्रामीन, डॉक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिजीन एंड प्रोमेथाजीन। मॉडरेटली सेडेटिव में आती हैं क्लीमेस्टाइन, पायरिलामीन एंड साइप्रोहेप्टाडीन। साइप्रोहेप्टाडीन की अगर हम बात करें तो एज ए एपेटाइज़र भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और किया जाता है। फिनाइरामाइन माइल्ड सेडेटिव में क्लोरफिनाइरामाइन, ट्रिप्लोडीन, साइक्लिजीन। और सेकंड जनरेशन की ड्रग्स हैं टर्फिनाडीन, एस्टिमिज़ोल, और इसमें अलग ड्रग हैं सिट्रिजीन, लोराटाडीन, मिजोलास्टाइन, फैक्सोफेनाडीन भी एलर्जिक रिएक्शन में दी जाती है, बहुत ही सेफ अच्छी ड्रग मानी जाती है। लिवोसिट्रिजीन, इट इज़ अ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ सिट्रिजीन, लिवोसिट्रिजीन। इवास्टीन, एंटीहिस्टामिनिक इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, सिडेशन, स्लीप एड्स, एंटी नोजिया एंड एंटी इमेटिक एक्शन। हाइड्रोक्सिलामीन, एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट, डाइफेनहाइड्रामीन, suppresses the extrapyramidal effect associated with antipsychotic effects. Anticholinergic action, ethanolamine, ethylene diamine have atropine-like effect helpful in non-allergic rhinorrhea. Antihistaminic effect, alpha adrenoceptor blocking action caused by promethazine. Serotonin blocking action, first generation caused by cyproheptadine. Local anesthetic action, first generation blocks sodium channel, diphenhydramine and promethazine are more potent than procaine. Other action like caused by terfenadine, acrivastine inhibit P-glycoprotein transporter found in cancer cell, gut and brain. And this is the safety profile. In safety profile you have citrizine, then control, fexofenadine, diphenhydramine, chlorpheniramine, hydroxyzine and loratadine, terfenadine and estimizole. Citrizine safety profile 1.4 and estimizole safety profile is this one. So this is the overall graph showing the safety profile of various drugs. Now come to clinical uses: allergic rhinitis, common cold, allergic conjunctivitis, pink eye, allergic dermatological conditions, urticaria, angioedema, swelling of the skin, pruritus, atopic dermatitis, insect bites, anaphylactic reactions, severe allergies, seasonal asthma as adjuvant. एडवर्स रिएक्शन, इनके एडवर्स रिएक्शन क्या है इनको समझते हैं। एंटीकोलिनर्जिक CNS इंटरैक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिएक्शन, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स
are sedation, dizziness, tinnitus, blurred vision, euphoria, lack of coordination, anxiety, insomnia, नींद ना आना, tremor, nausea and vomiting, constipation। तो एडवर्स रिएक्शन में कॉन्स्टिपेशन भी है। क्यों है? क्योंकि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्टर्ब कर रहा है। ड्राई माउथ एंड ड्राई कफ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया, एप्लास्टिक एनीमिया, associated with the first generation H1 antihistaminic and due to associated with the first generation H1 antihistamines and due to their lack of selectivity and for H1 receptor and anticholinergic activity. Side effects are due to CNS depression because these drug crosses blood-brain barrier. Some other adverse reactions are second generation drug. Common side effect: drowsiness, fatigue, headache, nausea and dry mouth. Newer second generation H1 antihistamines are more selective for the peripheral histamine receptors and have a far less side effect, doesn't cross blood brain barrier. Drowsiness, fatigue, headache, nausea and dry mouth are reduced. Drug interaction: they have some drug interaction with ketoconazole, erythromycin. They inhibit these CYP3A4 microsomal enzyme, can lead to elevated plasma levels of antihistamine, leading to life-threatening arrhythmias, to risate pointis, and estimizole and terfenadine are no longer in use these days. So, thank you very much.